हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। आज हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। यानी जो भी पर्टिकुलर दो एटम्स होते हैं उन दो एटम्स के बीच इक्वल कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का होना चाहिए। वो दो पर्टिकुलर एटम्स के बीच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, उन दोनों के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा जिस बॉन्ड बनते समय होता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ये एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। C2H6 ये भी एक कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, हाइड्रोकार्बन है ये। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड Cl2 N2 C2H2, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम है और इस आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही दो हाइड्रोजन अगर एक साथ कंबाइन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों भी हाइड्रोजन के बीच यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बनेगा जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि ये जो दो हाइड्रोजन एक साथ कंबाइन हुए हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने शेयर किया है, दोनों भी हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया है। और इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ईच। तो हर एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करता है। अब देखिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इट इज द कोवैलेंट बॉन्ड। अब लैंगम्यूर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1919 में लेविस पोस्टुलेशंस को रिफाइन किया by abandoning the idea of stationary cubical arrangement of octet and by introducing the term covalent bond। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Cl2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बना है। ये दोनों ही क्लोरीन क्लोरीन के जो एटम्स है इनके पास 2, 8 और 7 ऐसा इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है। यानी दोनों भी क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये दोनों भी क्लोरीन जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और यहाँ पर एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तब दोनों भी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर स्टेबल हो जाता है। दोनों भी क्लोरीन का ऑक्टेट यहाँ पर बनता है और इसलिए यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बनता है, ऐसा हम कहेंगे। तो इसलिए ये जो दोनों भी क्लोरीन थे, दे हैव अटेन्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट ऑफ आर्गन। Cl2 में जो दो क्लोरीन्स है उन्होंने आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन के जैसा खुद का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में मेटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मेटल डोंट हैव एबिलिटी टू फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये अच्छे से आपको यहाँ पर नोट करना है। अब देखिए बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड आइदर सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है या ट्रिपल हो सकता है। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे सिंगल बॉन्ड के बारे में। जैसे कि दो एटम्स अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं सो दे आर सेड टू ज्वाइन बाय द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी दोनों के एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन वहां पर शेयर करना है और इसलिए दो एटम्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर करते हैं तो बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसको हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा कहेंगे। वाटर, वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। मीथेन, मीथेन में जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। और अमोनिया में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ऐसा हम कहेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड का टाइप है वो है डबल बॉन्ड। जैसे कि दो एटम्स अगर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और उससे अगर बॉन्ड बनता है तो उसको हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा कहेंगे। So when the two atoms share two pairs of electrons, the covalent bond formed between the two atoms is called as the double bond। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, so this is the कार्बन डाइऑक्साइड। सेंटर वाला जो कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और दोनों भी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनको बॉन्ड बनाना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर कार्बन उसके 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पर दोनों भी ऑक्सीजन कार्बन के पास डबल बॉन्ड बनाएंगे। यानी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ऐसा हम कहेंगे। C2H4 यानी इथीन, इथीन में भी यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है।
कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और बाकी सभी जो हाइड्रोजन है जो कार्बन को अटैच है उनमें सिंगल बॉन्ड आएगा। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेगा। तो इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, ऐसा हम कहेंगे। ट्रिपल बॉन्ड, when the combining atoms share 3 electron pairs, a triple bond is formed। तो जो भी कंबाइनिंग एटम्स है वो अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, यानी दोनों भी एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करते हैं तो वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाएंगे और वहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। अब देखिए N2 में दोनों भी नाइट्रोजन ने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और इसलिए ये दोनों भी नाइट्रोजन के पास, दोनों भी नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया है, ऐसा हम कहेंगे। C2H2 यानी एसिटाइलिन, तो इस एसिटाइलिन में जो 2 कार्बन्स है ये दोनों भी कार्बन ने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और दोनों भी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया है, ऐसा हम कहेंगे। कुछ एमसीक्यूज हम यहाँ पर लेंगे। Which among the following molecule has a double covalent bond? नीचे दिए गए वाला कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें डबल कोवैलेंट बॉन्ड है? H2, O2, N2 और F2। अभी हमने देखा N2 is the molecule which contain, O2 is the molecule which contain double covalent bond और N2 में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। So O2 is the right option। A covalent bond is formed between the atoms of metals, non-metals, metals and non-metals, none। तो सही आंसर है नॉन मेटल्स। सो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ डैश रिस्पेक्टिवली 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 4 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, या फिर 2 4 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो सही आंसर है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो सिंगल बॉन्ड बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने चाहिए। Which type of the bond is present in the N2 molecule? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो N2 में जो 2 नाइट्रोजन है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, अभी हमने देखा था। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। Now we are going to discuss the limitations of the octet rule। octet rules के कुछ limitations यहाँ पर हम देखेंगे, कुछ exceptions या exceptional cases हम यहाँ पर learn करने वाले हैं। पहली जो important exceptional case है वो है incomplete octet of the central atom। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जिनका जो सेंट्रल एटम होता है उसके सराउंडिंग में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। So there are certain compounds in which the number of electrons surrounding the central atom is less than 8। So this is especially in the case of the elements having less than 4 valence electron। तो जिस एलिमेंट में 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके लिए ये पाया जाता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, जैसे कि LiCl, BeH2 एंड BCl3। अब LiCl में जो लिथियम है उसके सराउंडिंग में सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम, BeH2 में जो बेरिलियम है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और BCl3 का जो बोरॉन है उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसीलिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम ऐसे एलिमेंट्स के लिए होगा जिनके पास लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन they are having 1 2 and 3 valence electrons respectively। some other such a kind of compounds are AlCl3 and BF3। तो AlCl3 में एल्यूमिनियम जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और BF3 का जो बोरॉन है उसके भी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम के एग्जांपल्स होंगे, ऐसा हम यहाँ पर कहेंगे। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, in the molecules with an odd number of electrons like nitric oxide and nitrogen dioxide। तो ये जो 2 एग्जांपल्स है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इनके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है और ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है और इसलिए इनका ऑक्टेट जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है। द ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल द एटम्स, सभी एटम्स के लिए।
अब यहाँ पर देखो NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो नाइट्रोजन है उसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है और इसलिए यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये जो नाइट्रोजन है इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है और जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स है और 2 बॉन्ड पेयर्स है, तो इसका मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है। अब आगे हम देखते हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट और द एक्सीडेड ऑक्टेट। ठीक है, एक्सपांडेड ऑक्टेट या एक्सीडेड ऑक्टेट। जैसे कि आप सभी को पता है एलिमेंट्स फ्रॉम द फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव अपार्ट फ्रॉम द ns and np electrons they also possess n-1d orbitals in the case of d block and nd orbitals in the case of p block. So these n-1d and nd orbitals are available for the bonding. तो फोर्थ पीरियड में जो भी एलिमेंट्स है उनके पास आइदर n-1d या nd ऑर्बिटल होता है जिसका इस्तेमाल वो बॉन्डिंग में कर सकते हैं और इसलिए उनका ऑक्टेट एक्सपांड करने की एबिलिटी उनके पास होती है। ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स है जिनके सेंट्रल एटम में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सेंट्रल एटम हैज मोर देन ऑक्टेट, ऐसा हम इनको कहेंगे। So this is termed as the expanded octet। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम expanded octet molecules ऐसा कहेंगे। Some molecules with exceeded octet, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट एक्सीड है। SF6 में जो सल्फर है उसके सराउंडिंग में 12 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वो एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल है। PCl5 में जो फास्फोरस है उसके सराउंडिंग में 10 इलेक्ट्रॉन है। IF7 में जो आयोडीन है उसके सराउंडिंग में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है, सो व्हिच इज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सभी एग्जांपल्स जो है वो एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है। HCF2, HCF4, HCF6 एंड HCO4। ठीक है, xenol टेट्रा ऑक्साइड। तो देखिए बेटा PF5 का एग्जांपल यहाँ पर है फास्फोरस, ये जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स है। SF6 ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है इसमें जो सेंट्रल एटम सल्फर है इसके सराउंडिंग में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरीके से इन मॉलिक्यूल्स को हम एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल कहेंगे। अब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फर है उसके सराउंडिंग में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल हो जाएगा, ऐसा हम कहेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में। अब फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? So formal charge is nothing but it is the difference between the number of valence electrons of that atom in isolated or free state। तो उस एटम के आइसोलेटेड या फ्री स्टेट में उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन्ड टू दैट एटम इन द Lewis स्ट्रक्चर। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पर लेना है। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री स्टेट माइनस number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure। तो इसलिए फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम। फ्री एटम में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें से माइनस करना है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, जिसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, माइनस 1/2 into total number of bond pair of electrons। तो फार्मूला अच्छे से याद रखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी उस लेविस स्ट्रक्चर में उस पर्टिकुलर एटम के अराउंड कितने बॉन्ड्स है। अगर 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उस पर्टिकुलर एटम के लिए उस लेविस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल आप सभी को पता है जिसका फॉर्मूला है O3। तो इसका लेविस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन को नंबरिंग की है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब ये तीनों भी ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1, तो ऑक्सीजन 1 तो इसका मतलब उसके फ्री स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस 1 नंबर वाले ऑक्सीजन पर 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए 6 - 4 माइनस हाफ इनटू 1 नंबर वाले ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसलिए इसके
टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 4 है, तो इसलिए हाफ इंटू 4। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद एक नंबर वाले ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज आएगा 0। तो सेम इज द थिंग वी हैव टू अप्लाई फॉर द ऑक्सीजन नंबर 2। तो फ्री स्टेट में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 नंबर वाले ऑक्सीजन के पास 2 ही लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इनटू इस सेकंड ऑक्सीजन ने इस सेकंड ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया है, 2 इधर और 1 इधर, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो हाफ इनटू 6 ऐसा करना होगा, तो फॉर्मल चार्ज आएगा +1। तो फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन नंबर 3, तो इस 3 वाले ऑक्सीजन के पास फ्री स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास टोटल 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब 6 माइनस 6 माइनस हाफ इनटू इसने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इसलिए इस ऑक्सीजन ने, ये जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन है 3 नंबर वाला, इसने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इसलिए यहाँ पर हाफ इनटू 2 करना होगा, तो फॉर्मल चार्ज आएगा -1। अब इसलिए ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, जहां पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्लस चार्ज सेंटर वाले ऑक्सीजन पर यानी 2 नंबर वाले ऑक्सीजन पर, और यहाँ पर माइनस चार्ज यानी 3 नंबर वाले ऑक्सीजन पर। तो इस तरीके से यहाँ पर इस फॉर्मल चार्ज का हम यूज करेंगे। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ओजोन के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ओजोन को आते हैं। तो पहला वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है और इधर सिंगल बॉन्ड है, और इस वाले स्ट्रक्चर में क्या किया है हमने, यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर लाया है, और ये जो पर्टिकुलर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट किए हैं, तो ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, कैनोनिकल फॉर्म्स और वी कैन से दैट द क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर। तो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर इसका मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड ओजोन का इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, उसके ऊपर डॉटेड बॉन्ड दिख रहा है, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर हो सकता है या फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके 2 हैं, ठीक है। अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मोर एनर्जी। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये लेस एनर्जी वाला होता है, और इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों में रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसके पास कम एनर्जी होती है, एंड दिस एनर्जी लॉस इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा है, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम है, तो ये जो एनर्जी लॉस है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी ऐसा कहेंगे। अब कार्बोनेट आयन, इसके लिए फॉर्मल चार्ज हम फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मल चार्ज ऑन द कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम है इस कार्बन एटम पर फॉर्मल चार्ज कितना है, सो दिस इज द कार्बन एटम, इस कार्बन एटम पर फॉर्मल चार्ज कितना है वो देखते हैं। फ्री स्टेट में जब कार्बन होता है तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इस कार्बन पर एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब 4 - 0। अब इस कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, सो -हाफ × 8 ऐसा करना होगा। 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो हाफ × 8 ऐसा हमने किया है, तो फॉर्मल चार्ज आएगा 0। फॉर्मल चार्ज ऑन द डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है इस पर कितना फॉर्मल चार्ज है ये हम देखेंगे। तो ये आएगा 6 -4। तो -4 कहां से आया, क्योंकि इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स है यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, 6 मतलब फ्री स्टेट ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, -हाफ × कितना लेना होगा, तो इस वाले ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है, मतलब एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, सो हाफ × 4 करना होगा। तो इस तरीके से फॉर्मल चार्ज डबल बॉन्डेड वाले ऑक्सीजन पर भी 0 आएगा। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम जो है, ये जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स है इन पर फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो फ्री स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब दोनों भी सिंगल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है इनके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एज अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो इसलिए वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 6 - 6 -हाफ × क्या करना होगा, इस ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इसलिए हाफ × 2 करना होगा, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आएगा -1।
यानी ये जो पर्टिकुलर कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है, इसमें जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है कार्बन को, उन पर -1 चार्ज आएगा, ऐसा हम कहेंगे। अब NO2 माइनस यानी नाइट्राइट आयन, तो फॉर्मल चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम पर फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करते हैं। तो नाइट्रोजन एटम जब फ्री स्टेट में होता है तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 - 2 -½ इनटू इस सेंटर वाले नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 3। एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड के लिए 6, तो ½ इनटू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पर 0 आएगा। फॉर्मल चार्ज ऑन द डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, डबल बॉन्डेड वाला जो ऑक्सीजन एटम है, तो फ्री स्टेट में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम वाले के पास इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 6 - 4 -½ इनटू, है ना, लोन पेयर यहाँ पर 2 है, तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ½ इनटू 4। तो इस तरीके से फॉर्मल चार्ज यहाँ पर 0 आएगा। अब सिंगल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन एटम है उसके लिए देखते हैं। फ्री स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस लोन पेयर्स कितने हैं? 3 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 - 6 -½ इनटू इस वाले ऑक्सीजन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है, तो ½ इनटू 2 हो जाएगा, तो फॉर्मल चार्ज आएगा -1। यानी जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ, तो उस पर एक माइनस चार्ज आता है। तो इस तरीके से फॉर्मल चार्जेस रिस्पेक्टिव एटम पर कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में फाइंड आउट करने हैं फार्मूला इस्तेमाल करके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ एमसीक्यूज लेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द फास्फोरस इन pF5 मॉलिक्यूल कितने हैं? 5 है, 10 है, 8 है या 15 है? अभी हमने देखा था 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फास्फोरस के अराउंड। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द सल्फर इन H2SO4 मॉलिक्यूल 6, 16, 10 और 12, तो सही आंसर है 12। यस। फॉर्मल चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम इन NO2 माइनस यानी नाइट्राइट आयन पर, जो नाइट्राइट आयन में जो नाइट्रोजन एज अ सेंट्रल एटम है, ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है? +1, -1, 0 या -3, तो 0 इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मल चार्ज ऑन द नाइट्रोजन इन अमोनियम आयन इज, तो +1 है या -1 है, 0 है या फिर -3 है, तो सही आंसर है +1। तो इसका लिविंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको वो निकालने आ जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन पर अमोनियम आयन में जो नाइट्रोजन एज अ सेंट्रल एटम है उस पर +1 एज अ फॉर्मल चार्ज होगा। तो आई होप आज का डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल हम नेक्स्ट पॉइंट यानी आयनिक बॉन्ड इस चैप्टर का देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।